केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है ना ही आपने कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। खबरों के साथ उनकी पूरी पड़ताल भी आपको दिखाएंगे। आज खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी से। पहली खबर उत्तर प्रदेश से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यूपी की विधानसभा में वो देखने को मिला जिसकी उम्मीद कम से कम विधायकों से तो नहीं थी, जिनको हजारों लोग फॉलो करते हैं, चुनकर भेजते हैं। आरोप है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से न सिर्फ कागज छीनने की कोशिश की बल्कि हाथापाई पे भी उतर आए। दरअसल संजय निषाद सपा कार्यकाल में अपने विभाग में हुई गड़बड़ियों के बारे में बता रहे थे। बस फिर क्या, सपा के विधायक नाराज हो गए। पहले नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और बाद में बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि सदन की मर्यादा तार तार हो गई। आखिर क्या कुछ हुआ विधानसभा में, आज दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। क्या निषाद उर्दू पढ़ता है या मछली उर्दू पढ़ती है? ऐसे कैसे डकैती डाली जाती है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये मछुआरों के मगरमच्छ हैं। यूपी विधानसभा में विपक्ष का सड़क छाप व्यवहार। सपा विधायकों ने सदन की मर्यादा लांघ दी। जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय विधानसभा को अखाड़ा बना दिया। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सपा विधायकों ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को न सिर्फ बोलने से रोका बल्कि उनके साथ हाथापाई तक करने की कोशिश की। इस दौरान सपा विधायकों ने पहले तो बेल में आकर हंगामा किया, इसके बाद संजय निषाद की स्पीच वाला पर्चा तक छीन लिया। यूपी विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कैबिनेट मंत्री से विपक्षी विधायकों ने उनका पर्चा तक छीन लिया। माननीय मंत्री जी, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मंत्री जी, बजट में सीमित करके खत्म कर। अब सवाल ये है कि आखिर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ऐसा क्या बोल रहे थे जो सपा विधायकों को हजम नहीं हो रहा था। सपा विधायक उन्हें रोकने के लिए पर्ची छीनने और हाथापाई करने तक उतारू हो गए। तो हम आपको बताएंगे कि संजय निषाद क्या बोल रहे थे। दरअसल मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद विधानसभा में पिछली सरकारों की कलई खोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया। संजय निषाद ने निषाद समाज के लिए अंग्रेजों और मुगलों से ज्यादा घातक सपा और कांग्रेस की सरकार को बताया कि आपका समुदाय अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, पिछले 75 साल इन बेईमानों से भी लड़ा है। बजट में 1 रुपए का कोई प्रावधान नहीं किया। ये बेईमान लोग बैठे हैं दाहिने, पूरे के पूरे 30 साल सत्ता में थे। 1 रुपया बजट में दिए हो तो बता दें। झूठ बोलते झूठ। वो दिन उन्होंने कहा कि पोखरे पट्टा कराने गए, सारा कुछ मैं लाया हूँ। किस तरीके से इनके सदन के नेता की आवाज़ है, किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति के प्रति सोच क्या है, आज के दिन में उसी से झलकता है। सुना आपने, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निषाद समाज के हितैषी बनती फिरती है। जब वो सत्ता में थी तो उन्होंने निषाद समाज के लिए कुछ भी नहीं किया था। संजय निषाद ने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने निषाद समाज की नौकरी और रोटी दोनों लूट ली। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मत्स्य विभाग के एक पद को उर्दू विभाग में बदल दिया गया। संजय निषाद ने पूछा कि क्या निषाद या मछली उर्दू पढ़ती है। उन्होंने सपा नेताओं को मछुआरों का मगरमच्छ कहकर संबोधित किया। ये मछुआरों के मगरमच्छ हैं। मछुआरों के मगरमच्छ इसलिए हैं कि पूरा बजट खा गए, 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि दिल्ली का भी जो रुपया है उसको भी खाने के लिए ये लोगों ने काम किया। संजय निषाद के इन तीखे हमलों से सपा विधायक ऐसे बौखलाए कि वो सदन में हंगामे पर उतर आए। हालांकि जब इससे भी उनकी बात नहीं बनी तो कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आक्रामक हो गए।
सपा विधायकों की इस हरकत के खिलाफ यूपी के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने पीठ से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इस घटना को मंत्री पर हमले की कोशिश के तौर पे बताया गया है। माननीय मंत्री जी, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मंत्री जी, बजट में सीमित करके खत्म कर दीजिए। सपा विधायकों ने जिस वक्त ऐसी हरकत की, उसी समय यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना चेयर पर नहीं थे, लेकिन शिकायत मिलने के बाद उन्होंने सपा विधायकों को सदन में मर्यादित आचरण करने की नसीहत दी। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या सपा विधायक आगे से सदन की गरिमा का ध्यान रखते हैं या फिर आगे फिर से किसी मंत्री के साथ सदन की मर्यादा लांघने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए अब खुद सीएम योगी ने कमर कस ली है। यही वजह है कि इस बार सीएम योगी ने मंत्रियों अधिकारियों पर जिम्मेदारी न डालते हुए खुद विदेश दौरे का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी जापान और सिंगापुर दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे का उद्देश्य यूपी के विकास को रफ्तार देना है। इससे पहले भी योगी सरकार प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए बड़ा मौका देती रही है, लेकिन सीएम योगी खुद कई देशों का दौरा कर यूपी की बदलती तस्वीर सबके सामने रखने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर में पहले से ही लोकप्रिय हैं। अब उनकी चर्चा विदेशों में भी शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी के सीएम प्रदेश की प्रगति को रफ्तार देने के लिए जापान और सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। योगी के जापान दौरे को लेकर वहां के लोग भी उत्साहित हैं। जापान में रह रहे प्रवासी भारतीय अभी से योगी के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। जापान में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। देखा आपने, इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये जापान की हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये तस्वीरें भारत के ही किसी हिस्से की हैं। जरा सोचिए, योगी के जापान दौरे को लेकर वहां के प्रवासी भारतीय किस तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं। योगी के आगमन को देखते हुए पंडाल सज गया है, पूजा पाठ चल रहा है। जापान में तिरंगा और भगवा झंडा लहर रहा है। जगराते की तैयारियां चल रही हैं। प्रवासी भारतीय भक्ति गीतों पर झूमते नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे योगी जापान में राम राज्य की स्थापना करने जा रही हैं। सीएम योगी 25 और 26 फरवरी को जापान दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे का उद्देश्य यूपी के विकास को रफ्तार देना है। सीएम योगी जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। इन कंपनियों के साथ योगी सरकार की तरफ से एमओयू साइन करेंगे। इससे पहले 23 और 24 फरवरी को योगी सिंगापुर दौरे पर रहेंगे। यानी सीएम योगी का कुल 4 दिनों का विदेश दौरा है। सिंगापुर दौरे के दौरान योगी शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर आपसी सहयोग पर यूपी और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। योगी के विदेश दौरे पर उनके साथ यूपी के मंत्री और अधिकारियों को मिलाकर 18 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ रहेगा। योगी के डेलीगेशन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी, सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह शामिल हैं। देखिए, 2017 से जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनके उभरा है। एक्सप्रेसवे का जाल है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। इन चीजों को और कैसे बेहतर किया जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश बढ़े, कैसे उत्तर प्रदेश का और विकास हो, इन सारी चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा और निश्चित रूप से इस दौरे से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। सीएम योगी के विदेश दौरे से पहले उनके पहनावे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी भगवा वस्त्र पहनकर सिंगापुर और जापान जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब संवैधानिक पद पर बैठा शख्स भगवा पहनकर विदेश का दौरा करेगा। सीएम योगी इस दौरान सैंडल की जगह जूता पहन सकते हैं। बताया जा रहा है कि योगी जापान में श्री राम और हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं।
इस दौरे पर सीएम योगी ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश लाएंगे। हाल में ही कुछ विदेशी कंपनियों ने लखनऊ में सीएम योगी के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। योगी सरकार का मानना है कि इससे यूपी में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे यूपी अपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। सीएम योगी एक तरफ जहां सिंगापुर और जापान का दौरा करने जा रहे हैं, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा करेगा। ये डेलीगेशन 22 फरवरी को विदेश यात्रा पर रवाना होगा। ये डेलीगेशन भी विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश करेगा, जिससे यूपी के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन विदेश यात्राओं से यूपी को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। क्या मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और बैंक खाते में पैसे आ जाए? देश को कंगाली की तरह धकेला जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की फ्री बीज यानी मुफ्तखोरी वाली राजनीति पर ऐसी फटकार लगाई है कि सत्ता के गलियारों में मानो हड़कंप मच गया। कोर्ट का संदेश है कि जनता को खैरात नहीं, रोजगार चाहिए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव आते ही वादों की झड़ी लग जाती है। कोई स्कूटी बांट रहा है तो कोई हर महीने खाते में कैश डालने का वादा कर रहा है। लेकिन क्या ये स्कीम जनता का विकास कर रही है या उन्हें बैसाखियों पर टिका रही है? गुरुवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी फ्री स्कीम कल्चर पर सरकार को जमकर लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, मुफ्त चीजों को बांटने से देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है और राज्यों को सभी मुफ्त भोजन, साइकिल, बिजली देने के बजाय रोजगार के अवसर खोलने चाहिए। देश के ज्यादातर राज्य राजस्व की कमी से जूझ रहे हैं, फिर भी वो विकास को नजरअंदाज कर इस तरह की मुफ्त चीजें बांट रही हैं। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, फिर मुफ्त साइकिल, फिर मुफ्त बिजली देने लगेंगे तो कौन काम करेगा और फिर काम करने की संस्कृति का क्या होगा? अदालत ने दो टूक कहा कि जनता को आत्मनिर्भर बनाओ, भिखारी नहीं। मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पानी के वादों के बीच रोजगार और बढ़ते कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की, उसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या हम विकास के नाम पर एक दिवालिया भविष्य की नींव रख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सही टिप्पणी की है कि जब भी किसी को भी आलसी बनाना है तो उसको फ्री में खाना देते रहो, आलसी हो जाएगा और कभी कोई काम नहीं करेगा। ये जो पैसा है जो राज्य सरकारें जो जनता में इस तरह से बांट रही हैं, वो पैसा किसी उनका नहीं है, ये जनता का पैसा है। इस तरह से बांटना अनुचित है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया बहुत ही अच्छा आदेश दिया उन्होंने। सबसे पहले सरकार को रोजगार देना चाहिए। रोजगार एक बिंदु है, रोजगार से आदमी पहली बात तो मन से मेहनत करेगा और ईमानदारी से कमाएगा। और जो ये फ्री की व्यवस्थाएं जो दी जाती हैं, इससे आदमी एक तरह से निठल्ला या निकम्मा या ना काम करने चाहता है कि हम ना काम करें। यदि आप मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटेंगे तो धीरे धीरे पब्लिक को आदत पड़ जाती है, उसे लगता है हमें काम करने की आवश्यकता क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी से फ्री स्कीम कल्चर को खत्म करने का दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल फ्री स्कीम कल्चर को खत्म करने की मांग लंबे समय से की जा रही है और ये स्कीम हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सरकारों और सियासी दलों पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश तलाश रहा है कि क्या मुफ्त की योजनाओं से गरीबी सच में खत्म हो रही है या फिर सिर्फ वोट खरीदे जा रहे हैं? अगर खजाना खाली है तो राज्य सरकारें कर्ज लेकर खैरात क्यों बांट रही हैं? शिक्षित युवाओं को भत्ता चाहिए या उनके हाथ में काम? क्या चुनाव आयोग को इन लोक लुभावन वादों पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि उन हुक्मरानों के लिए चेतावनी है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार जनता की मदद करती है। मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम विपक्षी दल करते हैं। कि जो योजनाएं लाई जाती हैं वो जनता के हित के लिए लाई जाती हैं। अगर कोई पात्र है, कोई गरीब है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सारी व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक रही चुनाव की बात, तो चुनाव की दृष्टि से अगर कोई
ऐसी योजना, ऐसी कोई घोषणा आई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फ्री जो है, जो फ्री के चीज़ें हैं, उसको संकट के काल में प्रयोग करती है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार उन सभी राजनीतिक दलों के लिए आईना है जो विकास के नाम पर सिर्फ मुफ्त का दांव खेलते हैं। लोकतंत्र में लोक कल्याण जरूरी है, लेकिन वो देश की आर्थिक रीढ़ तोड़कर नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या नेता अपनी चुनावी रेवड़ियों वाली पोटली बंद करेंगे या ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज देश की सबसे बड़ी बहस छिड़ी है घर वापसी के मुद्दे पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने सियासी गलियारों से लेकर धार्मिक मंचों तक हलचल मचा दी है। लेकिन इस पे सबसे तीखा पलटवार आया है मौलाना अरशद मदनी का। मदनी ने सीधे तौर पर भागवत के दावों को चुनौती दी है। आखिर पूरा विवाद क्या है और क्यों इस पर बयानबाजी हो रही है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? देश बदल रहा है, विमर्श बदल रहा है, लेकिन मौलाना मदनी की सोच अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर है। जहां पहचान को इतिहास से अलग रखा जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अक्सर अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है और उनके पूर्वज हिंदू थे। घर वापसी को वो धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटना मानते हैं। लेकिन भागवत का बयान अरशद मदनी को ऐसा नागवार गुजरा कि उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। बात मां के दूध तक जा पहुंची। आप भी सुनिए कैसे मदनी मुस्लिमों को भड़का रही हैं और भड़काऊ बयान पर तालियां बजाई जा रही हैं। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। सुना आपने कैसे मदनी मुस्लिमों को भड़का रही हैं, उकसा रही हैं। ये वही मदनी है जो अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं, देश में तुष्टीकरण की सियासत करते हैं। लेकिन मोहन भागवत की घर वापसी वाले बयान पर इन्हें देश की एकता और अखंडता याद आने लगी, संविधान पर विश्वास जागने लगा। एक बेकसूर आदमी को, मुलाजिम को, मजदूर को बुलाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। गाय के नाम के ऊपर मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है। क्रिश्चियनों के गिरजाघरों में आग लगाई जा रही है। उनकी जबान बंद है, वो इस जुल्म और ज्यादती के ऊपर कभी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। जिसको रहना है हिंदुस्तान में मातरम कहना है। मुसलमान अगर जिंदा रहेगा अपने मजहब के साथ जिंदा रहेगा। दरअसल हाल में ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने घटती हिंदू जनसंख्या पर भी चिंता जताई थी। साथ ही घर वापसी अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। लालच और जबरदस्ती हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। मोहन भागवत जब घर वापसी की बात करते हैं तो वो धर्मांतरण नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक जुड़ाव की बात कर रहे हैं जिसे मदनी सिरे से खारिज करना चाहते हैं।
ऐसे में सवाल है कि क्या मदनी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि भारत के 99% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। घर वापसी के विचार से मदनी को असुरक्षा क्यों होती है? क्या मजहबी पहचान राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पहचान से बड़ी हो सकती है? मदनी का बयान समुदायों को जोड़ने वाला है या खाई बढ़ाने वाला? मदनी की नफरती बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों और संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। मदनी साहब की हमें लगता है कि आयु ज़्यादा हो चुकी है और वो सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं। भाई समझना चाहिए और हमें तो लगता है कि मदनी साहब को स्वयं घर प्रवेश करना चाहिए। धमकी देने लगो, आप चैलेंज करो, आप मुसलमानों के भड़काओ, हमें लगता है बहुत हो चुका। हमें तो लगता है मदनी साहब आपको भी जाते जाते इस पे विचार करना चाहिए कि घर वापसी एक पुण्य का कार्य है। मौलाना अरशद मदनी फिर भड़काऊ वाला बयान दे रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने आज राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। राहुल ने लोकसभा में नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर सरकार की घेराबंदी की थी, लेकिन जनरल नरवणे ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कि हम उन आर्टिकल पर भरोसा नहीं कर सकते जो अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखी गई हो। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको एक्सक्लूसिव बातचीत में। 2 हफ्ते तक राहुल गांधी जनरल नरवणे के नाम का इस्तेमाल करते रहे। पूरे बजट सत्र के दौरान एक गैर प्रकाशित किताब का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करते रहे। संसद भवन के अंदर और बाहर राहुल का सियासी ड्रामा खूब चला। लेकिन अब जनरल एम नरवणे की बारी है। किसी देशवासी के मन में अब ये शंका नहीं होनी चाहिए कि भारत ने एक भी इंच जमीन चीन के हाथों नहीं खोई है। About the statement that you have already given that not an inch of Indian land had been taken by the Chinese, do you still maintain that? I think you should ask a reverse question to the Chinese, that have they occupied any Indian land? And answer to that question, I think, will satisfy all those who have any doubts on this matter. जनरल नरवणे के इस बयान से गलवान पर राहुल का हर दावा धराशायी हो जाता है। ये राहुल गांधी के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है, जो अब तक भारत की जमीन को लेकर मन गढ़ंत दावे करते रहे। लेकिन इतना ही नहीं, जनरल नरवणे ने उस मैगजीन पर भी निशाना साधा जिसने अज्ञात सूत्रों के हवाले से राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आर्टिकल में गैर प्रकाशित किताब को कोट किया था। जनरल नरवणे ने उस आर्टिकल को गंभीरता से न लेने की अपील की, जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से बड़े दावे किए गए और उनका इस्तेमाल राहुल ने संसद में सियासी लाभ के लिए किया। So the Karwan article has also quoted that you were allegedly recalled that Prime Minister instructions conveyed जो उचित समझे वो करो. Did this mean that the Prime Minister gave you a free hand as the Chief of Army Staff to take calls you needed to be, or is what, or the other way around, where the Rahul Gandhi is saying that you were left alone? See, once again, we cannot take cognizance of articles which are published quoting unnamed sources. What is right, what is wrong. So let it be for the time being at that, and as and when things get clearer, we can discuss these issues more in depth. जनरल नरवणे के इस इंटरव्यू से राहुल गांधी के सभी दावों की पोल खुलती है। जहां राहुल का दावा था कि मैगजीन का आर्टिकल संपादकीय तौर पर मजबूत है, वहीं जनरल नरवणे अब इन दावों की हवा निकालते हैं। वैसे स्वभाव से शांत और सौम्य जनरल नरवणे इस पूरे विवाद से न सिर्फ गुस्सा हैं, बल्कि राहुल गांधी के इस दावे पर बेहद नाराज हो गए हैं, जिसमें राहुल ने कहा था कि गलवान के समय आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया गया और सेना प्रमुख को पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई सहयोग नहीं मिला। Rahul Gandhi has also said that you, in your book, which is an unpublished book, it is alleged that you felt really alone because Modi government did not give you clarity of instructions at a critical moment in Galwan. This is what Rahul Gandhi has alleged. What is your response? Once again, anybody can say anything. I am not obliged to comment on anything, which is not actually my concern. ये राहुल गांधी पर सबसे सीधा और तीखा हमला है, क्योंकि राहुल ने दावा किया था सेना प्रमुख को गलवान में अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन पूर्व आर्मी चीफ ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है।
पिछले 3 हफ्ते से जनरल नरवणे की चुप्पी का फायदा उठाकर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण का सियासी फायदा उठाया, जबकि प्रकाशक को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। संसद ठप रही और पूरे देश में भ्रम और कयासों का दौर भी चलता रहा। नरवणे इस पूरे विवाद पर दुखी भी नजर आए, लेकिन जनरल नरवणे ये बखूबी जानते हैं कि उनकी किताब पर राजनीतिक रोटियां सेकी गईं। Your unpublished book has become the focal point in the parliament. Are you been misquoted or are the allegations accurate? I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, Murder Mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on and, as I said, not dwell in the past. जनरल नरवणे के इस बयान के बाद अब हर बात शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस के लिए यह बड़ा सबक है कि किसी भी मुद्दे पर आरोप लगाना और भाग जाना उनकी पार्टी का भला नहीं कर सकता। और जनरल नरवणे का यह इंटरव्यू सरकार की उस बात पर मोहर है कि राहुल गांधी हमेशा की तरह इस बार भी सफेद झूठ बोल रहे थे। रिपब्लिक भारत के लिए अलीशा नायर की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।